हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमारी अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। चैप्टर आपको पता है, सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग चीजें कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, आपने कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर किया। नाउ टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Although we are having 6-7 different type of chemical reactions, but in this particular class we are going to explore two different combination reaction and decomposition reaction. इनके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे, यानी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है, कंटेंट मिलने वाला है। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो we all know that why we are having different type of chemical reactions. We all know that when a chemical change takes place, तो बेटा होता क्या है उसके अंदर? when केमिकल चेंजेस होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड होते हैं कंपाउंड के अंदर, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड बनने की वजह से नए टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, नई टाइप के एलिमेंट्स बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एटम यूज हुए हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर भी काम करते रहेगा, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है इन ए जनरल केमिकल रिएक्शन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां से हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और सबसे पहले मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग आपके सीबीएसई में जो एनसीईआरटी है एक्टिविटी 1.4 को भी एक्सप्लोर करेंगे, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि व्हेन two or more same or different substance or element combine to form a single product, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में अगर क्लासिफाई कर लें तो हम लोग के बात को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक होता है बेटा कॉम्बिनेशन बिटवीन टू ऐसा लिख देता हूं, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपका प्रोडक्ट बना है। एक हो सकता है बेटा कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सब्सटेंस, या आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं, टू कंपाउंड। वैसे कंपाउंड मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर वर्ड रहने वाला है, टू कंपाउंड्स। और तीसरा हो सकता है बेटा कि कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई एलिमेंट और सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस को तैयार कर रहे हैं। तो हैं सब के सब बेसिकली एक तरीके के एडिशन हो जाएंगे। दोनों जो भी रिएक्टेंट या दो से ज्यादा जो भी रिएक्टेंट यहां पर इन्वॉल्व रहने वाले हैं वो आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं।
सो दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल को हम एक्सप्लोर करते हैं और कैटेगरी में भी साथ साथ में क्लासिफाई करते जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक्टिविटी 1.4 को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। देखिए आपकी जो एक्टिविटी है 1.4, यहां पर कर क्या रहे हैं बेटा कि ये एक बीकर लिया इन लोगों ने। इस बीकर के अंदर, दिस इज अ बीकर, इस बीकर के अंदर यहां पर CaO, जिसको आप क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में इसमें वाटर यानी वाटर पानी आपने लिया, इन दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन पूछी गई कि भैया इसको बीकर को आप टच करिए, थोड़ा पानी में यहां ज्यादा दिखा दे रहा हूं लाइक दिस वे। अब आप इस बीकर को टच करिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? तो देखो बेटा होता यह है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम कंबाइन करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वाटर के साथ, तो देखिए यहां पर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो आपको समझ में आ गया सेकंड कैटेगरी वाला, वेयर टू कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर एंड दे फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। बेसिकली ये रिएक्शन इसके अंदर चल रही होती है, इसको आप बोलते हैं क्विक लाइम और इसका नाम होता है बेटा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं। तो स्लैग्ड लाइम तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया, यानी जब आप इसको टच कर रहे हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व हीट, यानी आपको गर्म लगेगा। इट मींस इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहां पर दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, साथ में हीट को इवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए इस प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक, कैसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट के साथ वो कुछ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर एक चीज बड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से नोट डाउन करेंगे। नोट ये करना है, आपको पता होगा कि पहले आजकल तो डिफरेंट टाइप के आपके पेंट और बहुत सारे समोसम, बहुत सारे टाइप के एपेक्सेस, पता नहीं क्या क्या चीजें पेंटिंग के लिए यूज होने लगी। वॉल पेंटिंग के लिए, वॉल को जब भी आपको दीवारों पर पेंट करना है, लेकिन ये सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता था जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को बाजार से लाते थे, पानी में डिसॉल्व करते थे, रात भर उसको पानी में सोक करके रखते थे जिससे उसका हीट पूरा का पूरा रिलीज हो जाए, और फाइनली हम लोग जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन को हम दीवारों पर पेंट कर देते थे। अब होता यह था बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम को जब आप दीवारों पर पुताई जैसे जिसको बोलते हैं वो कर देंगे, तो विद द पासेज ऑफ टाइम 2-3 दिन के अंदर ही जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर की, ये कहां से मिली इसको बेटा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ट लाइम से केमिकली रिएक्ट कर जाएगी और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और साथ में वाटर को रिलीज कर देगी। तो पुताई होने के बाद बेसिकली ये रिएक्शन हो जाया करती थी, क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, जिससे ताजमहल बना है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली मार्बल। तो एक थिन लेयर ऑफ मार्बल आपकी बन जाती थी और थिन लेयर ऑफ मार्बल बनने की वजह से जो दीवारें हैं वो बोल उठेंगी, मतलब काफी खूबसूरत लगने लगती थी। तो पुताई होने के 2-3 दिन के बाद काफी बढ़िया सी चमक आ जाती थी। तो ये रीजन क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाने की वजह से, थिन लेयर ऑफ मार्बल बन जाएगा और दीवारें बोल उठेंगी, यानी दीवारें अच्छे से सुंदर दिखाई देने लगती थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है जो कि काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अलोंग विद दिस योर कॉम्बिनेशन, और याद क्या रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादातर कैसी होने वाली है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कुछ और एग्जाम्पल को मैं लिखूंगा और आपको बताना होगा कि ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में किस कैटेगरी में है, यानी एलिमेंट एलिमेंट है, कंपाउंड कंपाउंड है, या फिर एलिमेंट विद कंपाउंड है। तो दैट यू हैव टू टेल मी। सो हियर आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जाम्पल।
देखिए लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं 2 2। अब यहां पर आप देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, वेयर एन एलिमेंट कंबाइंड विद अ मॉलिक्यूल और कंबाइंड विद अ कंपाउंड। समझ में आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहां काफी पूछे जाते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन यहां पर ये क्या है बेटा, ये एलिमेंट है, मैं ई लिख दे रहा हूं, यहां पर ये क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट विद एलिमेंट, जहां पर 2 एलिमेंट मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस को बना रहे हैं। यहां पर ये कंपाउंड था और ये एलिमेंट, तो किस कॉम्बिनेशन में, रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है एक्चुअली। जैसे एक और रिएक्शन को हम लिखते हैं C प्लस O2 गिव राइज टू CO2। तो देखिए ये क्या है बेटा, एलिमेंट, ये क्या है, अगेन एलिमेंट। तो एलिमेंट एलिमेंट यहां पर कंबाइन कर रहा है। और एग्जांपल हम देखते हैं H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो आप ये तो हमेशा याद रखिए कि रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए बिल्कुल पक्का पक्का जरूरी है। ये क्या है बेटा, एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन ये दोनों रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको किस तरीके से सोचना है और किस टाइप के प्रोडक्ट वहां पर बन सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये दोनों एक्सोथर्मिक मैंने आपको बताया रिएक्शन, ये भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक के काफी और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो हम लोग को समझने हैं और याद रखने हैं। जैसे अगर हम लोग नेचुरल गैस जिसका मेन कंपोनेंट आपके पास बेटा होता है CH4, अगर CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया जाए तो ये रिएक्शन वहां पर कैरी फॉरवर्ड होती है, ये रिएक्शन चल रही होती है। CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O। तो यहां पर भी हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जो हम लोग बेटा रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, तो रेस्पिरेशन भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप के जो हम फूड खाते रहते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, अलग अलग चीजें जो खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हो रहा होता है तो साइमल्टेनियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है, साथ में हम लोगों को लाइफ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर मैंने 6 लगाया, यहां पर मैंने 6 लगाया। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं 6, यहां पर 6 2 12, सो हियर 6। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रेस्पिरेशन में होने वाली केमिकल प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये जितने भी टाइप के आपके ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर वगैरह होता है ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, यानी आप बेसिकली खाद वगैरह बनाते हैं, डिकेइंग चीजों को यूज करके, सब्जी वगैरह के पत्ते वत्तों को, पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, डंप यार्ड में रख देते हैं और वहां से आप उसका खाद बना लेते हैं, मैन्योर डेवलप कर लेते हैं। तो उस मैन्योर प्रोसेस के अंदर भी बेटा कौन सा प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच यू हैव टू नो रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंक्लूडिंग एक्टिविटी 1.4, और हम लोगों ने यहां पर ये पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं और आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर हम 4 डिफरेंट एक्टिविटीज को क्विकली रिएक्शन फॉर्मेट में देखेंगे और साथ में उनकी ऑब्जर्वेशन को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप लोग ऐसा मान के चलिए ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन।
बेसिकली इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? रीजन बेटा ये है कि हियर वन सब्सटेंस decomposed to give two or more simpler substances। ठीक है, यहां पर एक बड़ा साइज का कंपाउंड होगा, डिकम्पोज होगा और छोटे छोटे 2 या 3 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा मानते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स वगैरह मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे। यहां पर बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने वाला है, सब्सटेंसेस में टूटने वाला है। तो ये डिकम्पोज होने के हमारे पास 3 अलग अलग पैटर्न है। देयर आर 3 different ways by which decomposition takes place। 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है बेटा। एक है यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अगर आप हीट का इस्तेमाल करें, डायरेक्टली आप किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मली डिकम्पोज करना, हीट देकर तोड़ देना। दूसरा यहां पर है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आपने इलेक्ट्रिसिटी की यूज किया है, इलेक्ट्रिसिटी का आपने बेसिकली इस्तेमाल किया है अपने सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। और तीसरा यहां पर मेथड है बेटा जिसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का एक और नाम है इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। यहां पर बेसिकली आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट आप कह सकते हैं, लाइट का आप बेसिकली यूज करते हैं अपने सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं जो पक्का आपको याद रखना है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ऑल दे नीड वन और अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। बेसिकली है क्या बेटा, ये हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है, और अगर आप लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी एनर्जी है। तो बेसिकली हियर यू आर यूजिंग एनर्जी फॉर्म। आप किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी एनर्जी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसी ना किसी टाइप की एनर्जी फॉर्म को। इसलिए जितने भी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस होते हैं दे ऑल आर एंडोथर्मिक, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होने वाले हैं बेटा? एंडोथर्मिक होने वाले हैं। कैसे होंगे? ऑल दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ये सभी प्रोसेसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। अब हम लोग एक एक एक्टिविटी को क्विकली लेना शुरू करेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिविटी 1.5 से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.5 ने हम लोग को क्या बताया? बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा कि भैया एक टेस्ट ट्यूब आप लें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट FeSO4 लीजिए और इसको थर्मली यानी इसको आप गर्म करिए हीट देकर। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यहां पर बनने वाला है। तो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो किस टाइप के चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे दैट यू हैव टू टेल। तो देखते हैं। तो देखिए बेटा असली बात यह है कि जो FeSO4 है .7H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ यहां पर एक्चुअली मिलता है। अब आपने सपोज करते हैं कि आपने हीट करना शुरू किया, आपने गर्म करना शुरू किया। हीट करने से क्या होगा? पहले ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से
वेपोराइज हो जाएंगे और चले जाएंगे, तो यू विल गेट FeSO4। इनिशियली ये होगा और इसका कलर होने वाला है ग्रीन। ऑब्जर्वेशन को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट अभी आपको इसको हीट और करते जा रहे हो, हीट करने से ये और ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने से यहां पर आपको मिलेगा Fe2O3 along with SO2 and SO3। Fe2O3 का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर है और मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो यहां पर मैं 2 लगाकर इसको बैलेंस कर सकता हूं। तो एक्चुअली दिस रिएक्शन यू नीड फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही? ऑब्जर्वेशन में ग्रीन कलर फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड और यहां पर SO2 जो गैस रिलीज होती है इसका ऑर्डर होता है बर्निंग सल्फर ऑर्डर, बर्निंग सल्फर ऑर्डर। इसको आप क्रैकर स्मेल वाली गैस भी बोलते हैं और SO3 गैस यहां पर रिलीज होती है। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.5 से रिलेटेड। अब यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल इस कैटेगरी में लेने वाला हूं। आपके CBSE में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए। यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी डायरेक्ट है आपकी बुक के अंदर, इसको आप इनडायरेक्ट जैसा सोच सकते हैं। हमने क्या किया था वहां पर कि कॉपर सल्फेट .5H2O जो कि ब्लू कलर का होता है बेटा, इसको लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, क्या किया, हीट किया। किस टेम्परेचर पर किया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। ऐसा करने से वाटर के 4 मॉलिक्यूल, वाटर के 4 मॉलिक्यूल 5 है ना, वाटर के 4 मॉलिक्यूल यहां से इवेपोरेट हो गए और इवेपोरेट होने से CuSO4.H2O आपको मिला। तो पहली ऑब्जर्वेशन आपको ये मिली कि ये ब्लू कलर का था, इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको ब्लूइश व्हाइट कलर का बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाइट ब्लू बोलते हैं। तो मैं यहां पर फिलहाल इसका जो कलर लिख रहा हूं इसको बोलते हैं ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट। ब्लूइश की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लो बेटा। ब्लूइश व्हाइट कलर यहां पर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फर्दर हीट करना है। अगर इसको फर्दर हीट करते हैं बेटा 220 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी हट जाएगा। ये भी अगर हट गया तो यू विल गेट CuSO4 जिसको आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है बेटा व्हाइट। कलर कैसा होता है? व्हाइट। एक पॉइंट और मैं साथ में बता दूं, अगर आपने इस फर्दर CuSO4 को भी हीट किया, यहां पर देख ले रहे हैं, अगर आपने फर्दर कॉपर सल्फेट को भी हीट किया विच इज व्हाइट इन कलर, आप फिर इसको हीट करते जा रहे हैं। इस बार टेम्परेचर कितना है? अबाउट 250 से भी ज्यादा आप हीट करते जा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है? इस केस में आपको कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको SO2 मिलेगा, साथ में आपको SO3 गैस मिलेगा। मैंने पिछली वाली क्लास में रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना, बैलेंसिंग मेथड आपको सिखा रखा है। तो आपको अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और अपना आंसर मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको आप बैलेंस करेंगे आपको अच्छे से, वैसे मैं चलो हेल्प कर दे रहा हूं, यहां पर 2 लगाएंगे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो जा रही है। तो ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 1 से रिलेटेड 1 क्वेश्चन और ये है आपका इसी से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिविटी 1.6। सो एक्टिविटी 1.6 में इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने लिया है बेटा एक टेस्ट ट्यूब, चलो ऐसा बना ले रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका लिया है लेड नाइट्रेट सॉलिड, लेड नाइट्रेट सॉलिड लिया है। इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन दिया, यानी बाई यूजिंग हीट, इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन में दिया है। और आपसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो देखते हैं बेटा क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है। PbNO3 होल ट्वाइस को अगर आप हीट करते हैं यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपको मिलेगा NO2 गैस और अलोंग विद O2 गैस। अब इसका कलर जो लेड नाइट्रेट होता है, याद रखिए इसका कलर होता है बेटा व्हाइट, लेड नाइट्रेट इज व्हाइट इन कलर।
NO2 गैस जो यहां से रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, इट विल रिलीज लाइक दिस वे। NO2 गैस आफ्टर सम टाइम यहां से NO2 गैस रिलीज होगी और NO2 गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। और PbO का कलर होता है बेटा येलो। तो ये कलर आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि कलर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर ले रहे हैं, यहां पर 2 लगाया, यहां पर 2 लगाया, नाइट्रोजन 4, तो यहां पर नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन को काउंट कर ले रहे हैं, 3 2 6 2 12, 2 + 8 + 2, आई थिंक रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो दिस इज योर एक्टिविटी 1.6। यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लेड नाइट्रेट का पढ़ा। एक और देखते हैं बेटा, CaCO3। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता दूं हीट का ये ट्राइंगल भी एक सिंबल मानते हैं, जिसको हम अगर हीट ना लिखें तो ऐसा ट्राइंगल आप ऑन द एरो बनाएंगे तो इसका मतलब ही होता है हीटिंग कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो यू विल गेट CaO + CO2, CaO + CO2। तो ये भी एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Na2CO3 या फिर आपके पास है K2CO3। अगर आप इसको हीट करते हैं, आप इसको सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो याद रखिए नो थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जामिनेशन में, उसमें पूछा था कि नेम 2 मेटल कार्बोनेट्स विच कैन नॉट बी थर्मली डिकम्पोज्ड। आपको 2 ऐसे मेटल कार्बोनेट का नाम बताना था जिनको थर्मली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में 1.7, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात की है। हम क्विकली डायग्राम को समझ ले रहे हैं। यहां पर सपोज करते हैं हमने एक मग जैसी कोई चीज ली या कोई बीकर लिया, जिसके अंदर नीचे 2 होल्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। यहां पर आपने अच्छे से कॉक फिट किया। क्विकली देखते रहिए क्या क्या करते जा रहे हैं। कॉक फिट करने से यहां पर आपने कनेक्शंस क्रिएट किए। दीज आर द कनेक्शंस। One is connected with negative terminal of the battery and another one is connected with positive terminal of the battery। तो आपको पता होगा कैथोड और एनोड के लिए बताया है। और यहां पर आप लोगों ने कनेक्शन ऊपर दे दिए। ये जगह पर आपने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज किए। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यू आर यूजिंग। अभी क्या किया आपने, यहां पर थोड़ा वाटर को फिल किया, यहां पर वाटर फिल किया, लेकिन ये वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था। यानी वाटर को आपने बेसिकली क्या कर दिया बेटा, एसिडिफाइड कर दिया। एसिडिफाइड आपने वाटर का इस्तेमाल किया। अभी आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, वाटर से भर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, पानी से भर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब को इनके ऊपर ऐसा उल्टा करके रख दे रहे हो, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस टाइप से आपने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड फॉर्म में यहां पर रख दिया। दीज आर फिल्ड विद, ये पानी वही एसिडिफाइड वाटर यहां पे रखा हुआ है। अब आपने बैटरी वगैरह से कनेक्शन करके इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को शुरू कर दिया। व्हाट विल हैपन, देखिए एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहां पर ना गैसेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वाटर क्या होगा, वाटर यहां पर डिकम्पोज होने से कैसा डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम याद रखिएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने से दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिकली, यहां पर जो एनर्जी फॉर्म है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक। आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू करंट। अब सपोज करते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाला कनेक्शन है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाला कनेक्शन है। तो इधर की साइड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा बेटा और इधर की साइड पर हाइड्रोजन का कलेक्शन होगा। और अगर मैं अच्छे से इसकी डायग्राम को शो करना चाहूं तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा कम होगा वॉल्यूम वाइज, यहां पर जगह ज्यादा, यानी हाइड्रोजन आप ज्यादा कलेक्ट कर रहे होंगे। कितनी ज्यादा, ट्वाइस द ऑक्सीजन। रिएक्शन से आप देख सकते हैं, यानी वॉल्यूम या फिर मैं बोलूं अमाउंट,
अमाउंट यहां पर ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन अगर मैं पूछूंगा तो अगर ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम आप कलेक्ट कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा होगा। और बाय दिस रिएक्शन वी कैन वेरीफाई कि बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वी आर गेटिंग 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आप बुक में अच्छे से डायग्राम को चाहें तो देख सकते हैं कि यहां पर आपको हाइड्रोजन के लिए ज्यादा जगह दिखाई गई होगी और यहां पर थोड़ी कम जगह दिखाई होगी ऑक्सीजन के लिए। वो वॉल्यूम का डिफरेंस होता है और वॉल्यूम का डिफरेंस यहां से रिएक्शन को देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब लास्ट वाले पॉइंट पर चल रहे हैं 1.8 पर। 1.8 एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, एक वॉच ग्लास लिया। ये एक वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास के अंदर या तो इन्होंने रखा सिल्वर क्लोराइड और मैं इसमें बता सकता हूं एक और एग्जाम्पल है लेड ब्रोमाइड, और इसको डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया सनलाइट से, यानी यहां से सनलाइट इस पर आ रही है। दिस इज सनलाइट, सनलाइट आ रही है। तो होगा क्या, देखिए सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन यहां पर शुरू हो जाएगी। अगर आप सनलाइट, जिसको आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहां पर सिल्वर बेटा अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन वेपर्स रिलीज हो जाएंगी। व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन, सिल्वर क्लोराइड का बेटा कलर होता है व्हाइट, जबकि AgBr का कलर होता है येलो। कलर आप जरूर याद रखिए, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जबकि सिल्वर को हम बोलते हैं सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे आपको पाउडर मिलता है सिल्वर का, सिल्वर अलग हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फायदे क्या है, क्या यूजेस हैं, क्यों पढ़ते हैं। देखिए काफी सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करते रहते हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए कोई सब्सटेंस, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनको आप थर्मली डिकम्पोज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से थ्रू मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें से सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन करते हैं, गोल्ड को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लेटिनम को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक आपकी अर्थ क्रस्ट में जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, और अगर मैं इसको हीट कर दे रहा हूं तो ये बन जाएगा ZnO प्लस CO2। तो बेसिकली आपको ZnO थर्मल डिकम्पोजिशन से मिल गया, जो फर्दर रिडक्शन करके, क्या करके, रिडक्शन करने से जिंक ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन कर दें तो फाइनली यू गेट जिंक इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप से इसके यूजेस माने जाते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, मुझे लगता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।